Singh finishes things it off. युवराज सिंह क्रिकेट खेल रहा था, 2011 का वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया। उसके बाद भी किसी कोई कह सकता है कि जिस समय वो खेल रहे थे, चाहे वो सेमीफाइनल मैच हो चाहे वो फाइनल मैच हो, उनके जोश को जज्बे को देख के कि इनको कैंसर है, वो अंदर ही अंदर लड़ते रहे उससे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल कैंसर के 14 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। अराउंड 1.4 मिलियन केसेस 2022 में इंडिया में न्यू कैंसर केसेस रजिस्टर किए गए और ये डेटा 2025 में बढ़कर 1.57 मिलियन के अराउंड होने वाला है। जो धूम्रपान का सेवन है, जो बीड़ी की बिक्री है, जो तंबाकू है, जो शराब का सेवन है, पहले हमें इन्हें कम करना चाहिए। भारत के 70% से ज्यादा कैंसर सेंटर सिर्फ टॉप 10 to 12 बड़े शहरों में हैं। 70% जो बड़े सेंटर्स हैं वो टायर 1 टायर 2 सिटीज में ही हैं। लोग कहते हैं कि कैंसर का इलाज घर बार बिकवा देता है। अब कुछ नए ट्रीटमेंट आए हैं जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, जहाँ एक साइकिल भी 1.25 लाख रुपए की लगती है, जो कि हर 14 डेज में लगती है अमूमन। एक आदमी के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो सरकारी हॉस्पिटल की भीड़, एक लंबा इंतजार, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का भारी भरकम बिल। आपको प्रॉब्लम आ रही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाइम बहुत लग रहा है, तो आप प्राइवेट में राय लें, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जैसा कि हम अब तक का आयुष्मान भारत योजना के बारे में बात करते आ रहे हैं, एक्चुअल में इसका पेशेंट को बेनिफिट हो रहा है और अब तक कितना बेनिफिट पहुंच चुका है इससे? तो मैं ऐसे हॉस्पिटल में अभी काम कर रहा हूँ लास्ट 2 वर्ष से, जहाँ पे 85% ऑफ द पेशेंट्स आर फ्रॉम द सेम आयुष्मान योजना। तो राइट टाइम पे राइट एडवाइस। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर समरीन, क्लिनिकल कंसल्टेंट फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। भारत में हर साल करीब 14 लाख नए कैंसर के मरीज सामने आते हैं। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि कैंसर अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी ही नहीं रहा। गलत लाइफस्टाइल, तंबाकू और देर से जांच इसे और ख़तरनाक बना रहे हैं। आज फिलिक्स टॉक्स में हम जानेंगे कि कैंसर से बचाव, पहचान, समय पर इलाज कितना ज़रूरी है। इस चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नमन उत्रेजा, जो लंबे अरसे से कैंसर की समस्या पर काम कर रहे हैं। हेलो सर, आई एम डॉक्टर समरीन। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल कैंसर के 14 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और 2025 तक ये आंकड़ा बढ़ने की तादाद में ही है। क्या इसका मतलब ये है कि कैंसर अब कुछ लोगों की नहीं बल्कि एक आम आदमी की बीमारी बनता जा रहा है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो ऐसा है कि ग्लोबोकॉन डेटा 2022 कहता है कि अराउंड 1.4 मिलियन केसेस 2022 में इंडिया में न्यू कैंसर केसेस रजिस्टर किए गए, जिसमें से ऑलमोस्ट 7,10,000 फीमेल्स में और 6,90,000 अराउंड मेल्स में थे। और ये डेटा 2025 में बढ़कर 1.57 मिलियन के अराउंड होने वाला है। तो ना सिर्फ ये आंकड़े सत्य हैं, बल्कि अब जो डायग्नोसिस की प्रणाली है, जो चेंजेस आए हैं डिटेक्शन में, वो भी बेहतर हुई है। शायद इसलिए हम अब केसेस को देख रहे हैं। बाकी रीजंस, डिस्कशंस आगे होंगे आपसे मेरे, आई एम श्योर, रिगार्डिंग ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, तो उनका जवाब मैं आपको तब देता हूँ। सर, एक और चौंकाने वाली बात ये है कि भारत के 70% से ज़्यादा कैंसर सेंटर सिर्फ टॉप 10 to 12 बड़े शहरों में हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो विशाल आबादी छोटे शहरों में, गाँवों में हैं, उनके लिए इलाज शुरू करना एक पहाड़ जैसा है। जी बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप तथ्यों पे जाएं तो 70% जो बड़े सेंटर्स हैं वो टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में ही हैं और बड़े बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, ऐसी जगहों पे, कोलकाता, ऐसी जगहों पे पेशेंट्स को इलाज कराने आता है। तो हमें सिर्फ उसका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट नहीं समझना पड़ेगा, बल्कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है वो अपना पूरा डेली रूटीन, अपनी लीव्स, सब कुछ छोड़ के अपने रिलेटिव के लिए जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ चंद समय की बात है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो कभी कभी 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में ऑलमोस्ट 9 मंथ्स लग जाते हैं, कभी कभी 1 ईयर तक भी ट्रीटमेंट चलता है। तो एज अ क्लिनिशियन, एज अ हॉस्पिटल सपोर्टिंग स्टाफ, आपको ये समझना पड़ेगा कि
पेशेंट काफ़ी पेन और में आया है आपके पास और उसकी काफ़ी उम्मीदें हैं कि आप उसको बेटर करोगे और शायद इसी से वो ठीक भी हो पाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए एज अ डॉक्टर एंड एज अ पेशेंट, एज अ फैमिली मेम्बर एज वेल। सर, एक स्टडी कहती है कि कैंसर के इलाज का खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि हर साल 6 करोड़ से ज़्यादा भारतीय इसकी वजह से गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि कैंसर का इलाज घर बार बिकवा देता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, तो इसका स्टार्टिंग मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से करूँगा कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स अ लॉट ऑफ थिंग। यानी कि अगर हम कैंसर को शुरुआती अवस्था स्टेज में पकड़ लेते हैं तो ना सिर्फ समय कम लगता है, ना सिर्फ खर्चा कम लगता है, आने वाली लाइफ भी अच्छी होती है, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं क्योंकि मिनिमल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। अब बात हम पैकेजेस की करते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो नो डाउट जो आपने स्टडी का डेटा उठाया है वो बहुत अच्छा है, बट आजकल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आई हैं जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं, फिर उसके बाद ESI बेनिफिशरीज, देन एक्स एम्प्लॉयज़ जिसको आप ECHS के नाम से जानते हैं। क्योंकि अगर आप कैंसर पेशेंट का डेटा निकालें लास्ट 10 ईयर का एक बड़े महानगर का जैसे दिल्ली का, तो सिर्फ 25 से 28% लोग ही ऐसे होते हैं जिनके पास बीमा यानी कि TPA की फैसिलिटी होती है, और इतने ही परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बिलो पॉवर्टी लाइन जो आप कह रहे हो जाते हैं, वो ऑलरेडी हैं, जो कि पिछले क्षेत्र से आते हैं, गांव से आते हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर राइट टाइम पे राइट सलाह मिल जाए तो घर वगैरह बेचने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता पड़ेगी। हालांकि अब कुछ नए ट्रीटमेंट आए हैं जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, जहां एक साइकिल भी 1-1.25 लाख रुपए की लगती है, जो कि हर 14 डेज़ में लगती है अमूमन, और ऑलमोस्ट 1-2 साल ट्रीटमेंट चलता है, बट वो हर पेशेंट में इंडिकेटेड नहीं है। तो एज ए क्लिनिशियन मेरे को 2 बार सोचना पड़ता है OPD में बैठने के बाद कि इस पेशेंट को मैं जो ऑप्शन दे रहा हूँ क्या वो उसको अफोर्ड कर पाएगा। और बैक ऑफ द माइंड मेरे माइंड में हमेशा ये चलता है कि अगर मैंने इसको ऑप्शन नहीं दिया तो उसको ये बुरा भी लगेगा कि ये ऑप्शन अवेलेबल था पर मुझे नहीं दिया। तो ये आपको विद द एज योर कैरियर प्रोग्रेसेस आपको समझना पड़ेगा कि बताना है कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन, बट आपकी स्टेज ऑफ कैंसर अवस्था जो है ट्यूमर का, और जो रिक्वायर्ड है, और जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, चाहे हम NCCN गाइडलाइंस बोलें या टाटा PGI की गाइडलाइंस बोलें, क्या बेस्ट है आपको वो सजेशन देना चाहिए। तो इस तरीके से आप अर्ली डिटेक्शन से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पैसा, समय, बहुत कुछ बचा सकते हैं। सर, 1 महीने पहले की बात है, ये एक नॉन केस OPD में आया था, और जो किसान थे वो, उनकी वाइफ को गले में कैंसर था। वो किसी बड़े हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल गए और वहाँ पे उन्हें डेट दे दी है सर्जरी की आफ्टर 3 मंथ्स। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या इतना लंबा टाइम पेशेंट के लिए जो कि कैंसर है, जिसको हमें पता है कि आप, जैसा कि आपने कहा कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, मोड ऑफ ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हमें स्टार्ट करना चाहिए, और उसी वे में कि सरकारी हॉस्पिटल वाले सब कुछ जानने के बाद भी वो 3 महीने की डेट दे रहे हैं, तो क्या ये पेशेंट की हेल्थ के लिए सही है? क्या ये खतरनाक नहीं हो सकता? तो इसमें 2 फैक्टर्स हैं आपके इसके आंसर के लिए। पहला है पेशेंट रिलेटेड। तो पेशेंट की जो उम्मीदें हैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर वहाँ बैठा है, उसकी टीम है, पूरा विभाग अच्छा है, सारी सुविधाएं हैं उनके पास, डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक, तो मैं जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। और जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है तो ऑलरेडी काफ़ी लोग कतार में, लाइन में ऑलरेडी हैं। तो और दूसरा फैक्टर है एज अ क्लिनिशियन, अब अगर मैं एक समय सीमा तक, माइंड ही है अल्टीमेटली, बैटरी तो नहीं है, डॉक्टर से गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, तो हर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा 4 घंटे 6 घंटे बाद आपको लंच भी है, ब्रेकफास्ट जो भी आप करते हैं, तो डॉक्टर भी थक जाते हैं। तो अगर थके हुए दिमाग से, टायर्ड माइंड से आप कोई पेशेंट को राय दे रहे हो और आपकी एक गलत राय अनइंटेंशनली भी उसकी लाइफ को सफ़र कर सकती है, तो आपको भी वो राय नहीं देनी ठीक रहेगी, क्योंकि वो जिस उम्मीद से आया वो उसका पर्पस डिफीट हो गया। हालांकि वो इंसान उस लाइन का एक्सपर्ट नहीं है, तो ही और शी इज़ नॉट अवेयर कि मेरे लिए राइट ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्टर ने मुझे ये क्यों बताया, वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करेगा
क्योंकि एक विश्वास, एक आस्था से वो आपके पास आया। पर जो बात है कि क्या उसे 3 महीने तक वेट करना चाहिए, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्योरेबल कैंसर को हम इनक्योरेबल या मेटास्टैटिक, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ वो कहीं और स्प्रेड हो गया, हमने स्टेज 1 को स्टेज 4 बना दिया। तो जो जीवन बियॉन्ड 10 ईयर्स आप दे सकते थे अपने पेशेंट को, वो श्रिंक होके सुकुड़ के हार्डली 2 ईयर्स का रह जाता है। तो ऐसे केसेस में मेरी ये सलाह है सबसे कि वेट ना करें। 15-20 दिन, 30 दिन समझ आता है कि चलो पेट स्कैन हो रहा है, बायोप्सी हो रही है, इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, उसके बाद आप एक किसी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सलाह लें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज चेक करें कि अगर आप जन आरोग्य योजना आयुष्मान बेनिफिशरी हैं या उनका बेटा, जैसे आपके केस में किसान का आपने एग्जांपल दिया, उनके बेटा या बहू या कोई भी घर का इंसान काम करता है जहाँ ESI हो और उस ESI पे उनका कार्ड हो, तो वो तुरंत अगले 3 दिन में इलाज शुरू करा सकते हैं। सो आई एम नॉट एडवाइजिंग टू वेट फॉर अनदर 3 मंथ्स। जैसा कि सर आपने कहा कि जो ये गवर्नमेंट का जो कार्ड होता है उसकी 5 लाख लिमिट होती है, तो ऐसे ही हमारे कलीग्स हैं जिनके पिता को लंग कैंसर हुआ, ठीक है, उनके पास जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसके अंडर में उन्होंने उनका एडमिशन कराया, लेकिन सिर्फ 1 महीने में ही उनके सारे जो पॉलिसी के अंडर रुपए थे वो सब खर्च हो गए कीमोथेरेपी में। तो वो आगे के इलाज के लिए फिर लोगों से उधार मांगा उन्होंने। तो इंश्योरेंस के बाद भी ऐसी नौबत क्यों आती है? तो ये डिपेंड करेगा मैम कि कौन सी स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ और डॉक्टर उस स्टेज में क्या ट्रीटमेंट एप्लीकेबल है, फिर वो ट्रीटमेंट पेशेंट कितनी झेलने की क्षमता रखता है। फॉर एग्जांपल, एक लंग कैंसर का पेशेंट है जिसकी उम्र 60 साल है और वज़न अराउंड 55 किलो है, और इसके कंपैरिजन में दूसरा पेशेंट है जिसकी उम्र 50 साल है और वज़न 70 किलो है। तो आप अपना जो ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे वो एंटायरली नहीं बट पार्शियली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो जो कीमोथेरेपी की डोज है वो दोनों पेशेंट्स में डिफरेंट होगी, क्योंकि किसी का आकार और दूसरे पेशेंट का आकार डिफरेंट है। अब बात आते हैं कि इंश्योरेंस एग्जॉस्ट क्यों हो गया। तो कभी कभी राइट ट्रीटमेंट, राइट एडवाइस, पॉजिटिव माइंडसेट है तो 5 लाख में भी आयुष्मान आरोग्य योजना में सब कुछ हो जाता है, और कभी कभी 20 लाख का बीमा भी कम पड़ जाता है। तो मैं फिर से वही बात समझाना चाहूँगा कि स्टेज 1 में अधिकतर जो ट्रीटमेंट है वो अफोर्डेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। प्लस स्टेज 4 में जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन हो गया, सर्जरी हो गया, उसके साइड इफ़ेक्ट के ट्रीटमेंट को, कॉस्ट को हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। अक्सर एज अ क्लिनिशियन हमसे कोई पूछता है कि अब इसकी सर्जरी में या इसकी रेडिएशन में या इस कीमोथेरेपी में क्या खर्च आएगा, तो आप उसको पर साइकिल या कुछ पर पैकेज के हिसाब से बता देते हो कि एंटायर ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रीटमेंट विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड दिस। बट अक्सर हम ये बताना भूल जाते हैं कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट आए, हर साइकिल से पहले जो दवाइयाँ लेनी है, जो घर पे भी एडवाइस ऑन डिस्चार्ज दवाइयाँ हैं, उनका खर्चा हम उसमें कैलकुलेट नहीं करते, तो वो एक बर्डन एक्स्ट्रा है। तो मुझे लगता है मैं एज अ क्लिनिशियन पेशेंट को सारी चीज़ें ओपनली बतानी चाहिए कि ये प्रोबेबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये प्रोबेबल उसका ट्रीटमेंट है और ये प्रोबेबल एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। अब कहने को 10 लाख का बीमा भी काफ़ी है, कभी कभी आप कह रही हो 20 लाख का बीमा भी कम नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसलिए कम पड़ जाता है क्योंकि जो ट्रीटमेंट एडवाइज्ड है और जो ट्रीटमेंट पेशेंट रिसीव कर रहा है वो तो अपने लिए बेस्ट करेगा। अब जैसे अभी किसान का आपने एग्जांपल दिया पहले, तो अब उसको आप बोलोगे कि अगर ये वाला ट्रीटमेंट की जगह हम इसको ऐड कर लेते हैं तो लाइफ 6 मंथ से ज़्यादा 2 ईयर्स तक ऐड हो जाएगी। तो एज अ रिलेटिव आपको लगता है कि मेरे रिलेटिव अगर 1 दिन भी ज़्यादा जिए तो मेरे लिए वो बोनस है। तो किसी को ये बोलें कि अगर ये ट्रीटमेंट कराया तो 1 साल बेनिफिट है, इसको हम OS बोलते हैं साइंस की भाषा में, ओवरऑल सर्वाइवल, कि 12 महीने जीवन और है, नहीं कराया तो 12 महीने कम है। तो ये ना सिर्फ उस करंट जनरेशन को परेशान कर रही है, बट जो आने वाली जनरेशन है जिसके लिए वो रिसोर्सेज यूटिलाइज होने थे, आज वो भी रिसोर्सेज आपने एग्जॉस्ट कर लिए। तो राइट टाइम पे राइट एडवाइस बहुत कुछ बचा सकती है। जी सर,
राइट एडवाइस एंड अवेयरनेस मेक्स द लाइफ बेटर। अक्सर सुनते हैं कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन यानी शुरुआती दौर में पता चलना बहुत ज़रूरी है, पर जब छोटे शहरों में इसकी सुविधा ही नहीं है तो आम आदमी क्या करे फिर? जी, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा डिस्कशन है डॉक्टर साहब। तो पहले तो हमें उसके शुरुआती लक्षण के बारे में जनता को अवेयर करना पड़ेगा, पर लक्षण आने से पहले मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो धूम्रपान का सेवन है, जो बीड़ी की बिक्री है, जो तंबाकू है, जो शराब का सेवन है, पहले हमें इन्हें कम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंडियन कैंसर डेटा उठाएं तो उसमें आपको पता चलेगा कि लगभग 48.9 to 49% जो मेल थे जिनके अंदर ओरल कैविटी यानी कि चीक का, जीभ का, पैलेट का कैंसर हुआ, उसमें से 49% के अराउंड लोग स्मोकर्स थे। तो हमें पहले पीछे जाके उसके रिकरेंस फैक्टर्स और होने वाले जो सिम्टम्स हैं, इटियोलॉजी पे काम करना होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो आपका सवाल है कि अर्ली स्टेज में कैसे पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट पॉडकास्ट में अलग अलग स्पीकर्स ने बोला है। कोई ABC बोलता है, कोई कॉशन वर्ड बोलता है और कोई कुछ बोलता है। मैं तो सिर्फ 4 बातें बताता हूँ कि एनी एबनॉर्मल स्वेलिंग इन द बॉडी, मतलब शरीर के किसी भी कोने में कोई भी गांठ है जिसका कोई कारण नहीं है और वो बढ़ती जा रही है या उसमें अचानक से दर्द शुरू हो गया, नंबर 1। एनी एबनॉर्मल डिस्चार्ज, महिलाओं में अधिकतर जो यूट्राइन कैंसर्स होते हैं, सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं, तो अधिकतर महिलाएं बताती नहीं हैं क्योंकि वो गांव में एक सोशल टैबू बोलें, शर्म बोलें कि मेरे पड़ोस वाली पंचायत का आदमी क्या सोचेगा कि उनके घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो इन सब से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तीसरा, कुछ दिन डॉक्टर साहब मेरा पेट साफ रहता है, कुछ दिन मुझे कब्जी होती है, तो इसको मैंने बोल दिया ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स। कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी लूज मोशन है, पर क्या करते हैं हम ऐसे में? डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम केमिस्ट के पास जाते हैं और एक प्रीबायोटिक या एक सिप्लॉक्सटीजेड लिया और हम ठीक हो गए। हमने उस लक्षण को नज़रअंदाज कर दिया। चौथा, अपने आप अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है। ना मैं जिम जाता हूँ, ना मैं एरोबिक्स करता हूँ, ना मैं साइकिल चला रहा हूँ, ना मैं कोई डाइट पर्टिकुलरली फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वेट कम होता जा रहा है। तो उस केसेस में फिर हमें लगता है कमज़ोरी है, प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं। आपने अपने लक्षणों को मास्क कर दिया, मतलब भूल गए आप उसको। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर एकदम से हो जाता है। कैंसर हमेशा आपकी बॉडी को साइंस देता है कि देयर इज सम एबनॉर्मलिटी, देयर इज सम एबनॉर्मल। बट हम क्या सोचते हैं, सब बिजी हैं, भागदौड़ में, जिम्मेदारियां हैं, परिवार की है, बच्चों की है, माँ बाप की है, कैरियर का फोकस है, तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। अब कितना कॉमन सिम्टम है जो IT में लोग काम करते हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनीज में रात को लेट नाइट तक काम करते हैं। सर में दर्द है। सर में दर्द क्यों है? शायद लगातार स्क्रीन टाइम बढ़ गया। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि चश्मे का नंबर चेक करा लेते हैं। चश्मे का नंबर तो थोड़ा सा ही बढ़ा है, तो शायद यही कारण रहा होगा। तो थोड़े दिन के लिए तो आपकी पावर आई का करेक्ट हो गया, फिर उसके बाद फिर सर दर्द शुरू हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब आपने वो जर्नी स्टार्ट करी, फिर आप एक फिजिशियन के पास जाएंगे, फिर फिजिशियन से फिर वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट रिव्यू लेगा, फिर उसके बाद आपका CT हेड होगा। तो आपने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स गवा दिए उस सिम्टम को डिटेक्ट करने में। मैं ये नहीं कह रहा आपके माध्यम से यहाँ पे बिल्कुल भी कि हर सर दर्द कैंसर का एक सिम्टम है, बट इफ़ इट इज़ नॉट रिकवर्ड और नॉट क्योर्ड बाय नॉर्मल ड्रग्स लाइक पैरासीटामोल, डोलो 650, तो आप कंसल्ट ज़रूर करें। बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से बेहतर है कि हमें रोल आउट करना चाहिए कि एक्चुअल में कॉज क्या है। बिल्कुल सर, एक आदमी के सामने 2 रास्ते होते हैं, या तो सरकारी हॉस्पिटल की भीड़, एक लंबा इंतज़ार, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का भारी भरकम बिल। तो आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से उसको क्या चुनना चाहिए? वो डिपेंड करेगा डॉक्टर की पेशेंट की लोकेशन क्या है, वो रहता कहाँ है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेट्रो सिटी में रहता है, दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, जयपुर में, कोलकाता में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही हैं। टाटा ग्रुप के काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वहाँ पेशेंट से फ्लडेड हैं, बहुत सारी भीड़ आती है, कुछ विश्वास से आती है। और अब टाटा सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, वो पंजाब तक पहुँच गया है, कोलकाता तक पहुँच गया है, असम तक पहुँच गया है। फिर उसके बाद अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको लगता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट काफ़ी है,
सो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स। तो ये सपोर्ट ग्रुप्स ना सिर्फ आपको NGOs के माध्यम से, जैसे आपके वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करके आपके लिए फ़ंड रेज करते हैं, तो वहाँ पे आपकी हेल्प हो जाती है। फिर हर हॉस्पिटल में, स्पेशली कैंसर हॉस्पिटल्स में, देर आर सर्टेन ग्रुप्स जो कि पेशेंट सपोर्ट ग्रुप के नाम से, PSG के नाम से जाने जाते हैं। वो लोग आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, आपके फिजिशियन से जाते हैं, मिलते हैं, फिर फंड रेज का हेल्प लेते हैं, और इसी बीच आपको एक पेशेंट सर्वाइवल ग्रुप होता है, उनसे मिलाते हैं, ताकि आपको उस जर्नी का इम्पोर्टेंस, आने वाले प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन पता चल जाए। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाइम बहुत लग रहा है, तो आप प्राइवेट में राय लें, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जैसा कि अभी आपने 2 सवाल पहले पूछा कि 3 महीने बाद का टाइम मिला, अब क्या करना है, तो उसमें मेरी राय ये रहेगी कि क्योंकि अधिकतर पेशेंट्स में आउट ऑफ 3 2 ट्रीटमेंट यूज़ होते हैं, या तो सर्जरी, कीमो, रेडिएशन प्लस माइनस टारगेटेड थेरेपी। तो 3 में से कोई एक चीज़ आप विद द हेल्प ऑफ पेशेंट सपोर्ट ग्रुप या फंड रेजिंग ग्रुप से पहला जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी करा लें। उसके बाद का जो ट्रीटमेंट है, इतने में आपका नंबर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ गया, कंटिन्यू वहाँ कर सकते हैं। सो बेसिकली परेशानी के समय में आपका हाथ किसने थामा है वो डिपेंड करेगा। अगर आपका डॉक्टर अपनी ईगो साइड रख के, या आपका रिलेटिव अपने सारे काम छोड़ के आपके लिए खड़ा है, आपके लिए सिंपैथी है उसके पास, तो आई एम श्योर वो आपको एक अच्छा रास्ता ज़रूर दिखाएगा। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि मेरे पास आयुष्मान कार्ड तो है, पर एम्स में 3 महीने लगेंगे, तो हम तीसरे दिन ही उसकी सर्जरी करवा देते हैं आयुष्मान कार्ड से। पर ये समझने में अभी टाइम लगेगा कि ना तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट वहाँ लगी, ना यहाँ कुछ आयुष्मान कार्ड से लगी। पर ये अवेयरनेस आने में कि जो ये 5 लाख रुपए का जन आरोग्य योजना कार्ड है, या किसी की ESI कटती है, या जो भी पैनल हम जब से डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये समझना ज़रूरी है। वेट ना करें, लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें, जल्दी डिटेक्शन करें और एक सटीक राय लें, और उसके बाद हमेशा सेकंड ओपिनियन लें। ऐसा नहीं कि अगर मिस्टर राम ने कह दिया आपको सीधा चलना है तो आप सीधा चल रहे हो, मतलब कि इस स्टेज में ये ट्रीटमेंट होना है, यही करना है, नहीं। हमेशा उसको सेकंड राय लें। उससे पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आता है कि यस, मिस्टर ए ने, डॉक्टर ए ने जो मुझे सजेस्ट किया, दैट इज़ द राइट पाथ फॉर मी एंड माई पेशेंट। और एज अ डॉक्टर आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि आपने जो समझाया वही रास्ता है। तो टाइम बिल्कुल व्यर्थ ना करें और पॉजिटिव माइंडसेट रखें, पेशेंट का भी, फैमिली मेम्बर्स का भी, और सोसाइटी की बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि ये जो भी 3 से 6 महीने की जर्नी है, ये लंबी तो है, पर आगे रास्ता फ्रूटफुल होने वाला है। बस यही समझाना चाहूँगा। सर, जैसा कि हम अब तक का आयुष्मान भारत योजना के बारे में बात करते आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो सरकार ने ये योजना बनाई है, एक्चुअल में इसका पेशेंट को बेनिफिट हो रहा है, और अब तक कितना बेनिफिट पहुँच चुका है इससे? जी डॉक्टर, सो मैं ऐसे हॉस्पिटल में अभी काम कर रहा हूँ लास्ट 2 वर्ष से, जहाँ पे 85% ऑफ द पेशेंट्स आर फ्रॉम द सेम आयुष्मान योजना। तो लगभग 350 से ज़्यादा रेडियोथेरेपी हम कर चुके हैं, 1600 से ज़्यादा कीमोथेरेपी हम लगा चुके हैं, और 680 से ज़्यादा सर्जरी हम ये सारी निःशुल्क सिर्फ PMJ योजना कार्ड से कर रहे हैं। इसमें जो हर्डल्स आती हैं वो आती है इंटर स्टेट हर्डल्स, जैसे कोई बिहार से एक चीक का कैंसर लेके आया गुटखा खाने वाला, और स्टेट आ गया दूसरा यूपी, या पंजाब से पेशेंट आया यूपी में, तो उस केस में डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया कि अपने कार्ड्स, दस्तावेज सब चेक करा लो। चेक कराने में पता चला कि जो दूसरे स्टेट से आते हैं उनको एक एडिशनल कागज़ लाना होता है, अनुमति जिसको बोलते हैं, परमिशन लेटर फ्रॉम द कंसर्न CMO। अब उसमें आपने पेशेंट को बोला कि ये ट्रीटमेंट है, ये हो जाएगा, कार्ड आपका ठीक है, बट ये डेफिशिएंट है, ये कमी है आपके कागज़ों में। तो उस समय पेशेंट के कुछ रिलेटिव्स या पेशेंट इतने इरिटेट हो जाते हैं कि ये तो इलाज ना करने के बहाने ढूंढ रही है संस्था, और वो गुस्से में एम्स, बड़े से बड़ा सरकारी अस्पताल, PGI, एम्स झज्जर, टाटा, हर जगह जाते हैं, वहाँ जाके 3 महीने गवा देते हैं। बाय द टाइम दे केम बैक टू यू, फिर भी प्रॉब्लम तो वही है ना। पर 1 दिन का ट्रैवलिंग या 2 दिन के ट्रैवलिंग से अगर आप वो डॉक्यूमेंट ले आते हैं तो आपका सारा इलाज फ्री होने जा रहा है। पर
पेशेंट अगर सेम स्टेट से है, मतलब उत्तर प्रदेश का पेशेंट है और उत्तर प्रदेश में ही हॉस्पिटल है, तो मैंने कभी प्रॉब्लम नहीं देखी ऐसे प्रैक्टिकली। बस ये प्रॉब्लम आती है कि आयुष्मान कार्ड है, ठीक है, दिखा दिया, वो आधार कार्ड जैसा दिखता है छोटा सा। और साथ में जब ये कार्ड बनता है ना, तो एक लेटर आता है घर पे, जिसको हम PMJ लेटर बोलते हैं। और अगर PMJ लेटर नहीं है तो आधार कार्ड के साथ आपको एक लेटर आता है जिसमें हम बोलते हैं राशन कार्ड। तो राशन कार्ड विद आधार कार्ड विद आयुष्मान कार्ड, या आधार कार्ड आयुष्मान कार्ड विद PMJ लेटर, दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और बड़ी से बड़ी क्वेरी हार्डली 10 मिनट में लगता है। प्लस 70 ईयर्स प्लस वाले जो एज ग्रुप हैं, उनके पास अगर आयुष्मान कार्ड नहीं भी है तो हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड ऑन द स्पॉट 2 घंटे में बना के दे दिया जाता है, जो कि लगभग 2 से 3 दिन में एक्टिवेट हो जाता है। और क्योंकि ये सरकारी योजना है तो इसमें मॉनिटरिंग, इसके ऊपर निगरानी, ताकि कोई इसका गलत यूज़ ना करे, बहुत स्ट्रिक्ट है और मैं समझता हूँ बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। तो आयुष्मान कार्ड योजना बहुत अच्छी है। कुछ स्टेट्स में पॉलिटिकल मतभेदों के कारण ये योजना लागू नहीं हो पाई या नहीं होने दे रहे, वो उनका आपसी स्वार्थ है, पॉलिटिकल है, फाइनेंशियल है, जो भी है। पर उत्तर प्रदेश में एज ऑफ नाउ बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है आगे ये सिस्टम और स्ट्रेंथन होगा। जो आदमी 3 महीने इंतज़ार करना था जिसको, वो 3 महीने में इलाज करके घर चला गया। ओके सर, एज्यूम करते हैं एक छोटे शहर जैसे रायपुर या रांची, एक 25 साल का लड़का है जी, उसको ब्लड कैंसर डायग्नोज होता है। ओके वो और उसका परिवार बहुत घबराए हुए हैं। ओके डॉक्टर, उन्हें कुछ नहीं पता, उसका सबसे पहला और सही कदम क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर किसी को पता चलता है कि मेरे रिलेटिव को या मुझे खुद को कैंसर हो गया है, तो उस दिन 2 रास्ते होते हैं हमारे पास एज अ पेशेंट और एज अ रिलेटिव, कि या तो मैं अपने आप को कोसूं कि मुझे क्यों, वाई मी, गॉड को मैं बोलूं कि मैंने किसका क्या बुरा किया, या मेरे पुराने जन्मों का ये फल भुगत रहा हूं, जो भी हुआ। तो या तो मैं उस दिन रो लूं और अगले दिन से पॉजिटिव उठूं कि अब बहुत हो गया रोना धोना, अब से मैं अपनी जर्नी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ूंगा, या मैं उस पूरी जर्नी में रोता रहूं, रोंदू बन जाऊं। तो जैसे ही आपको फर्स्ट स्टेप पे पता चले कि हाँ आज ये कैंसर डायग्नोस हो गया, चाहे ब्लड कैंसर या सॉलिड ट्यूमर कैंसर या ब्रेन ट्यूमर कैंसर या बच्चों में पीडियाट्रिक कैंसर्स, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखें कि मेरे पास क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन से कार्ड्स हैं, क्या इंश्योरेंस है मेरा कि नहीं, मेरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड एक्टिवेट है कि नहीं, मैं कोई रिश्तेदार ESI में काम तो नहीं करता है। पर ये सब ना सोच के हम बहुत ही पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं और हम तुरंत पड़ोस में रहने वाले या पंचायत में कोई बाबा जी के कहने के बाद एक ट्रेन पकड़ के एक पर्टिकुलर जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ किसी ने इलाज कराया होता है। तो हमें एक विश्वास हो जाता है कि अगर वो ठीक हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो मेरा ये मानना है कि पहले बीमारी का नाम समझें, थोड़े बहुत जो भी घर में पढ़ा लिखा इंसान है उससे डिस्कस करें, कुछ चीज़ें गूगल करें, 2-4 जगह हॉस्पिटल्स में जाएं, सारे रिपोर्ट्स लेके जाएं, पेशेंट को ज़रूर साथ लेके जाएं, क्योंकि अधिकतर केसेस में क्या होता है कि एज अ डॉक्टर आपने राय तो दे दी कि ये स्टेज, ये ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू होगा, बट क्या उस राय को पेशेंट झेल पाएगा, टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं, वो आपको बिना पेशेंट देखे कैसे पता चलेगा। सो ऑलवेज टेक योर पेशेंट OPD में जहाँ भी मिल रहे हैं, और 1, 2, 3 जितनी राय लेनी है, जितनी विंडो शॉपिंग करनी है, फर्स्ट 7 डेज में आप कर लो। उसके बाद आपको माइंड सेट करना है कि मेरा विश्वास यहाँ बन रहा है और इलाज शुरू करना है। अब जैसे ये ब्लड कैंसर का आपने मुझे बताया, तो आपको पता चल गया कि ये हीमेटोलॉजिस्ट का काम है, मतलब ब्लड स्पेशलिस्ट का काम है। तो आप ब्लड स्पेशलिस्ट के पास जाएं, 1 के पास जाएं, 2 के पास जाएं, जहां आपको ठीक लगे, जहां आप फाइनेंसेस अफोर्ड कर सको, ज़रूर स्टार्ट करें। पर ऐसा ना हो कि आज तो मैं 7 स्टार होटल में जाके कीमो लगवाने चला गया या मैंने बोन मैरो का टेस्ट करा लिया, 2 साइकिल के बाद मेरे फंड्स या मेरा इंश्योरेंस एग्जॉस्ट हो गया, अब मैं जाऊं गवर्नमेंट में, फिर नए तरीके से, नई प्रोटोकॉल से, नए इन्वेस्टिगेशन करके आपने वक्त को ज़ाया कर दिया, टाइम वेस्ट हो गया। तो हमेशा वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ आप ख़त्म कर पाएँ। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ट्रीटमेंट है जिसके साइड इफ़ेक्ट हैं, चाहे सर्जरी के बाद का केयर है, हेड एंड नेक का, ट्रैकियोस्टमी का केयर है, फीडिंग ट्यूब का केयर है,
या कीमोथेरेपी के बाद ब्लड काउंट्स कम हो गए, न्यूट्रोफिल्स कम हो गए, इम्यूनिटी पावर कम हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया, या रेडिएशन के बाद म्यूकोसाइटिस, मुंह में छाले आ गए, जीभ का स्वाद चला गया। ये जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं, ये कोशिश करें कि घर से मैक्सिमम आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में आपका वो इंस्टीट्यूट हो, ताकि देर सवेर रात बरात आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप इमीडिएट वहाँ जा सकते हैं और आपकी फ़ाइल वहाँ फ्रीज्ड है, जो आपका यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर से बनता है। क्योंकि आप इलाज करा रहे आए हैं दिल्ली बिहार से, कीमोथेरेपी लेके आप वापस चले गए बिहार में, अब रात को आपको प्रॉब्लम हुई, नोजिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ, तरह तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब आप गए हॉस्पिटल में, भले से ही वो उस राज्य का, स्टेट का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बट दिल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कि अच्छा क्या हुआ था। अब आपके पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, उसका बीपी लो हो रहा है, उधर डॉक्टर रात को हिस्ट्री मांग रहा है, अच्छा पहली बार बायोप्सी कब हुई थी, पेपर दिखाना कहाँ है। तो एक अलग सी एंजाइटी, इरिटेशन होकर गुस्से में या तो आप वहाँ बैठ जाते हो या फिर आप उठ के फिर से रात को चल पड़ते हो। तो हर चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, ना ट्रांसपोर्ट आपके हाथ में है, ना डॉक्टर की अवेलेबिलिटी आपके हाथ में है, ना उस टाइम ड्यूरेशन पे अवेलेबिलिटी हाथ में। तो कोशिश करें कि या तो कुछ महीने के लिए घर अपना वहीं पे किराए पे या सस्ते फ्लैट में शिफ्ट कर जाएं, नहीं तो घर के नज़दीक लें कम से कम, जो भी ट्रीटमेंट आपको लेना है। तो सर ऐसी कौन सी ब्लड इन्वेस्टिगेशन है जिससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है? जी डॉक्टर साहब, तो मैं आपके माध्यम से आपकी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपको ब्लड टेस्ट शुरुआत करनी है CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड से। इससे आपको एक बेसिक स्क्रीनिंग हो जाएगी। उसके बाद एज़ पर द क्लिनिशियन, यदि पेशेंट की एज 40 ईयर प्लस है और यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सीरम प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन होता है PS से, वो करा सकते हैं। इसकी वैल्यू अप टू 4 नॉर्मल होती है। फीमेल्स में आप CA-125 फॉर ओवेरियन कैंसर करा सकते हैं, CA-15.3 फॉर ब्रेस्ट कैंसर करा सकते हैं, बीटा HCG, LDH, अलग अलग टीरेटोमा, सेमिनोमा के नाम से कुछ ट्यूमर्स होते हैं फीमेल्स में, उनमें करा सकते हैं। और ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ CA-125, CA-72.4, CA-15.3, ये सिर्फ ट्यूमर मार्कर्स हैं, बट आपको ये एक दिशा दे देते हैं कि अगर किसी का CA-15.3 बढ़ा हुआ आ रहा है तो शी शुड अंडरगो मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड। फॉर एग्जांपल किसी का CA-19.9 बढ़ा आ रहा है तो कुछ तो पैंक्रियास से रिलेटेड है, तो एक एज ए क्लिनिशियन आपको डाउट हो जाता है, तो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो नैरो डाउन हो जाती है। उससे आप टाइम और पैसा पेशेंट का दोनों बचा लेते हो। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि साल में एक बार भी हम ये सारे टेस्ट करा लें तो सबको मिला के भी मुझे नहीं लगता 8 या 10 हज़ार से ऊपर खर्चा आएगा, और इनकी रिपोर्ट्स भी विदिन 2 वर्किंग डेज आ जाती है। तो कोई भी मार्कर आपको लग रहा है अब नॉर्मल है तो आप जाइए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, डिस्कस करें। आप जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं उनको यही कहूँगा कि सिम्टम नहीं भी है तो भी ब्लड टेस्ट कराइए। आपके आज ये 8-10 हज़ार रुपये आपके आने वाले 6 महीने, दूसरी जनरेशन और बहुत सारे रिसोर्सेज को और अर्ली डिटेक्शन को आराम करवा सकते हैं। तो सर आप ये बताएं कि आज के यूथ को किन वार्निंग साइन पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ये स्पेसिफिक सिम्टम्स उन्हें आ रहे हैं तो इट मस्ट बी कैंसर और नॉट, तो उसको हमें कैसे? ओके डॉक्टर, सो सबसे पहले तो कोई भी एबनॉर्मल गांठ है या सूजन है, जिसको आप साइंस में लंप या इंग्लिश भाषा में स्वेलिंग बोलते हैं, कोई अल्सर है जीभ पे जो भर नहीं रहा, तो सबसे पहले तो उसका कारण देखें। अगर आपको लगता है कि कोई तंबाकू बीड़ी खाने ले पीने वाला बंदा है तो आप अल्सर को डिफाइन कर सकते हो। अब दूसरा है कि कोई भी स्वेलिंग अगर आपको मिल रही है बॉडी में जिसका साइज़ बढ़ रहा है, या कोई छोटा सा मोल है जिसको आप तिल बोलते हैं, उसका आकार बढ़ रहा है, या उसके आजू बाजू से कोई डिस्चार्ज या कोई ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या उसमें पेन बहुत ज़्यादा एकदम से आउटबर्स्ट डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ हो रही है, तो ज़रूर कंसल्ट करें। दूसरा है बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी पर्टिकुलर डाइट फॉलो करे, बिना किसी पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करे अगर वेट कम हो रहा है तो कारण ज़रूर ढूंढें उसका। कभी कभी कोलोनोस्कोपी से, सिंपल ब्लड टेस्ट से भी हमें पता चल जाता है,
कि क्या प्रॉब्लम है। थर्ड थिंग, शरीर के किसी भी पार्ट से अगर ब्लीडिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल नोज से ब्लीडिंग हो रही है या मुंह से ब्लीडिंग हो रही है या रेक्टम लैट्रिन वाली जगह से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। तो क्योंकि अगर आप उसको सोचोगे कि ठीक है मैंने परसों रात बाहर खाना खाया, कॉन्स्टिपेशन हुआ, मिर्च मसाले ज़्यादा थे, लेट नाइट खाया, हजम हुआ नहीं, वॉक किया नहीं, तो शायद कॉन्स्टिपेशन हुआ और पेशेंट ने स्ट्रेन किया और उससे थोड़ा सा ब्लड आ गया, तो आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, तो उसको ना करें। चौथी चीज़, ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 4 दिन मुझे कब्जी रहती है, 3 दिन मुझे लूज मोशन रहते हैं, फिर कभी इसबगोल ले लिया, कभी पपीता खा लिया, कभी लैक्टी फाइबर ले लिया, कभी कोई चूरन ले लिया, कभी किसी बाबा का आश्रम का कुछ खा लिया, तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। 5वां, फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली सोशल स्टिग्मा से, टैबू से नहीं बचना है। आप जल्दी बताएंगी तो जल्दी डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। फॉर एग्जांपल, ब्रेस्ट में अगर एक कोई 1.5 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का लेमन साइज़ का या पीनट साइज़ का कोई लंप है, तो फीमेल को पेन तो दे नहीं रहा, ना ही उसमें से कोई ब्लीडिंग हो रही है। वो पेन कब करेगा? जब उसका आकार, उसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तो आपने स्टेज 1 को ऑलरेडी स्टेज 2, स्टेज 3 पे ले आए, 5 सेंटीमीटर। कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमनली जो आजकल फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के बाद कैंसर है वो यूट्राइन सर्वाइकल कैंसर है। उसका जो लक्षण है वो यही है कि मेंसेस बंद हो गए, पीरियड्स बंद हो गए एट द एज ऑफ 40 to 50, सबके अपने हिसाब से कंप्लीट होते हैं। उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई कि मेरे पीरियड्स बंद होने के 5 साल बाद दोबारा ब्लीडिंग आ रही है, तो उसका कारण आपको इमीडिएटली ढूंढना है। ये नहीं कि आपकी मदर आपको बता रही है आप अपनी रूटीन में बिजी हो, मैं तो जॉब पे जा रहा हूँ या जॉब पे जा रही हूँ। आपको इमीडिएट उसको अटेंशन देना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। हमेशा आप कैंसर वाले डॉक्टर के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो लक्षण है, किसी भी लक्षण के ऊपर ऐसा नहीं दर्शाया जा रहा कि ये कैंसर का लक्षण है या नहीं है। अब किसी को बलगम में खून आ रहा है तो वो लंग कैंसर में भी आ सकता है। टीबी के ट्रीटमेंट की बाद की कॉम्प्लिकेशन है, कोई बुल्ली रप्चर हो गया, उसमें भी आ सकता है। अब किसी को नाक से खून आ सकता है, वो बीपी बढ़ने की वजह से भी आ सकता है। वो आपके साइनस में कोई ट्यूमर है उसकी वजह से भी आ सकता है। पर आपको डॉक्टर के पास जाना है, मेडिकल अटेंशन लेनी है। तो टेक होम पॉइंट 4 ही हुए, ब्लड लॉस है, वेट लॉस है, कोई अल्सर है, कोई स्वेलिंग है, कोई मोल का साइज बढ़ रहा है, या ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स हैं। ये मोस्ट कॉमन लक्षण बोल दीजिए, अर्ली वार्निंग साइंस बोल दीजिए, सिम्टम्स बोल दीजिए। ओके सर, सो इतने सारे क्वेश्चन और इतना सब कुछ डिस्कशन करने के बाद जो पेशेंट अभी भी कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए एक लास्ट मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से कि उन्हें क्या करना चाहिए? अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हो, ये आपका राइट है, शर्माएं नहीं, इसके लिए ज़रूर लें। आपका ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, परिवार का और पेशेंट का दोनों का माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस जर्नी पे चलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। यदि आपका दृढ़ निश्चय बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मुझे इससे लड़ना है और मैं इससे जीत के ही बाहर निकलूँगा, तो बहुत कठिनाइयाँ, हीमोग्लोबिन भी कम होगा, TLC भी कम होगा, आए दिन इन्फेक्शन भी होंगे, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होगा कि हेयर फॉल हो रहा है, मुझे अब विग की ज़रूरत पड़ गई, चलने में तकलीफ़ होगी, सांस फूलेगी, प्रोटीन लो होगा, मसल मास कम हो जाएगा, शरीर एकदम 55 किलो से 25 किलो पे आ जाएगा। पर यदि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है और आपने सोच लिया कि मैं तो इसको हरा के ही मानूंगा। अब आप बड़े बड़े स्टार्स को देखिए, युवराज सिंह क्रिकेट खेल रहा था, 2011 का वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, उसके बाद भी कोई कह सकता है कि जिस समय वो खेल रहे थे, चाहे वो सेमीफाइनल मैच हो, चाहे वो फाइनल मैच हो, उनके जोश को, जज्बे को देख के कि इनको कैंसर है, वो अंदर ही अंदर लड़ते रहे उससे। तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, आप सोनाली बेंद्रे जी को देख लीजिए, मनीषा कोइराला जी को देख लीजिए, दोनों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट भी लिया, साइड इफ़ेक्ट्स भी आए, बट दे वर पॉजिटिव कि मुझे इससे निकलना है। तो टू समराइज, माइंडसेट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट कहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है, कब ठीक स्टार्ट हो रहा है, और वो एडवाइस कितनी सटीक है आपके लिए।
सटीक का मतलब यह है कि क्या रिक्वायर्ड है और क्या पेशेंट अफोर्ड कर सकता है। अक्सर हम सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है बोल के चुप कर जाते हैं। अब वो इस चुप्पी के पीछे जाके अपनी जो भी उसके पास पूंजी है, किसी के पास प्रॉपर्टी है, किसी के पास सोना है, किसी के पास गाय भैंस भेड़ बकरी है, हर वर्ग के आदमी के अलग अलग अफोर्डेबिलिटी, वो उसको बेचने में जुट जाता है कि मैं अपने परिवार के सदस्य को किसी तरह बचा लूँ, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन है और ये ही शायद बेस्ट ऑप्शन है। तो एज अ क्लिनिशियन आपको हमेशा असेस करना चाहिए व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। अब अगर किसी के जीवन के आपको 2-2.5 महीने बढ़ा के उसके 50 लाख या आने वाली जनरेशन को ख़राब कर रहे हो, तो आपको 2 बार सोचना चाहिए वो ऑप्शन देने से पहले। थर्ड थिंग, पॉजिटिव माइंडसेट हो गया, सटीक राय हो गई, सेंटर ऑफ ट्रीटमेंट। अक्सर गलती क्या होती है एज अ डॉक्टर या एज अ पेशेंट या रिलेटिव, कि हम एक बड़े ब्रांड को पढ़ के जाते हैं कि ये फलाना बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली के पॉश इलाके में, तो यहाँ अच्छा इलाज होगा। कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा डॉक्टर की प्रोफाइल चेक करें, क्योंकि आपका जो ट्रीटमेंट है, आपकी जो क्वेरी के आंसर्स हैं, आपके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हॉस्पिटल ब्रांड नहीं चेंज करेगा। उसको ठीक करने में, आपको रात को फ़ोन उठाने में आपकी हेल्प आपका डॉक्टर ही करेगा। तो अधिकतर आप देखते होंगे कि एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल मूव हुआ तो एक बड़ा चंक ऑफ पेशेंट मूव होता है। तो वो क्यों मूव होता है? अगर वो ब्रांड है तो पेशेंट शुड नॉट मूव। वो इसलिए मूव होता है क्योंकि उन्होंने डॉक्टर पर रिलाई किया। तो पॉजिटिव माइंडसेट, एक्यूरेट टाइम, बेटर एडवाइस, डॉक्टर वाइजली चूज करें, सेकंड ओपिनियन लें और अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है आपका एक छोटा सा पहचाना हुआ सिम्टम आने वाली जनरेशन के रिसोर्सेज, आपकी लाइफ, सब कुछ बदल सकता है। Thank you, doctor, for your time and valuable information that you share with us. Thank you so much. ओके डॉक्टर, थैंक यू। ये हैं डॉक्टर नमन उत्रेजा, जिन्होंने कैंसर से रिलेटेड काफ़ी अहम जानकारियाँ हमारे साथ आज शेयर की हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। मिलते हैं फिलिक्स टॉक्स में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।